हमारे देश की समस्या यह नहीं है कि कुछ लोग फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियों को वोट करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वो लोग भी सही बात को लिखने से डरते हैं, सही बात को बोलने से डरते हैं, सांसद विधायक को मिलके सही बात कहने में बचते हैं, डरते हैं। इस समय संसद का सत्र चल रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा सांसद सुप्रीम कोर्ट में है। वो संसद में नहीं जाते। उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है संसद में रहने के लिए। उनको दिल्ली में जो इतना बड़ा बंगला मिला है वो संसद में रहने के लिए। उनको फ्री एयर टिकट मिलता है, फ्री रेल टिकट मिलता है, जहाज मिलता है, वीआईपी दर्शन मिलता है, सारी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। किस लिए? अच्छा अच्छा कानून बनाने के लिए, अच्छे अच्छे नियम बनाने के लिए। जो घटिया कानून है उनको बदलने के लिए। लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या एक क्लर्क, एक चपरासी, एक हवलदार, एक थानेदार नौकरी में रहते हुए दूसरा काम कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर सांसद विधायकों को दूसरा काम करने की छूट क्यों है? क्या एक यूनिवर्सिटी में जो लॉ का प्रोफेसर है, वो लॉ का प्रोफेसर आके कोर्ट में वकालत कर सकता है क्या? नहीं। तो फिर सांसद विधायक को वकालत करने की छूट क्यों है? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में मिनिमम 75% अटेंडेंस होती है। अगर कोई बच्चा 75% से कम कॉलेज जाएगा तो उसको फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं देते। और संसद विधानसभा में मिनिमम अटेंडेंस का कोई प्रोविजन ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 10% है, 15% है, 20% है। आपको लगता नहीं इस पे बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए? आपको लगता नहीं कि पार्टियों की गुलामी छोड़ना चाहिए, दल गुलामी छोड़ के, और ये जो 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, घटिया कानून, इसको बदलने की मांग करना चाहिए? अगर एक सांसद विधायक छुट्टी कर सकते हैं फिर तो सबको छुट्टी करने की अनुमति मिलनी चाहिए। और अगर नहीं, सबके लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, वकालत करने के लिए, तो फिर सांसद विधायक के लिए 75% अटेंडेंस क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या एक अनपढ़ अनाड़ी गंवार जो 8वीं पास भी नहीं है वो चपरासी बन सकता है क्या? सिपाही बन सकता है क्या? हवलदार बन सकता है क्या? क्लर्क बन सकता है क्या? नहीं। तो फिर सांसद विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? क्या एक 75-80 साल का व्यक्ति सरकारी नौकरी में जा सकता है क्या? नहीं। तो फिर सांसद विधायक बनने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्यों नहीं है? अगर टीचर बनने के लिए, जिसको केवल एक स्कूल में पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए एक लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे टेट होता है वैसे लेट होना चाहिए, टीईटी के तरीके से एलईटी भी होना चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पे आप सोचिए, बोलिए, अपना विचार व्यक्त करिए। आप नहीं बोलेंगे, अगर पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं बोलेंगे तो ये 1950 वाला कानून कभी नहीं बदलेगा, ये कंटिन्यू रहेगा और एक भारतीय चुनाव संहिता नहीं बनेगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कम से कम एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाने के लिए आप अपनी आवाज उठाइए, लिखिए, बोलिए, सांसद विधायक से मिलिए, मिल के पूछिए कि भैया ये बताओ, सब कुछ आगे हो रहा है तो हमारे कानून क्यों नहीं बदल रहे? आपको लगता नहीं है कि जिसके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो जाए, हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, अलगाववाद के मामले में, कट्टरवाद के मामले में, जिहाद के मामले में, मजहबी उन्माद के मामले में, पत्थरबाजी के मामले में, जासूसी के मामले में, गद्दारी के मामले में, देशद्रोह के मामले में, जब कोर्ट चार्ज फ्रेम कर दे उसके चुनाव लड़ने पर रोक लग जानी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाए ना तो चपरासी भी नहीं बन सकता, लेकिन वो सांसद विधायक मंत्री बन सकता है। ये कानून इसकी इजाजत देता है। इसलिए कह रहा हूं, इस 1950 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलना जरूरी है। एक सजा याफ्ता व्यक्ति चपरासी भी नहीं बन सकता, होमगार्ड भी नहीं बन सकता, लेकिन एक सजा याफ्ता व्यक्ति 6 साल अपना जो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है उसको पूरा करने के बाद आराम से सांसद विधायक मंत्री बन सकता है। एक सजा याफ्ता व्यक्ति क्लर्क भी नहीं बन सकता, लेकिन वो पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन सकता है और लोगों को चुनाव लड़ा सकता है। ये कौन कर रहा है? ये 1950 का घटिया कानून ये अलाउ करता है। ये इसलिए कह रहा हूं, इसको बदलना जरूरी है। आज की डेट में जब हर जगह कैशलेस हो रहा है,
डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को कैशलेस क्यों नहीं करना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियों को डिजिटल का उनका डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए? जब गोलगप्पे वाला आजकल ऑनलाइन लेने लग गया है पैसा, जूता जो मोची है जूता पॉलिश करता वो भी ऑनलाइन लेने लग गया है, 5-5 10-10 रुपए लोग पेमेंट लेने लग गए हैं ऑनलाइन। चाय बनाने वाला भी 10 रुपए की चाय पीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों को 100% कैशलेस क्यों नहीं होना चाहिए? उनके डोनेशन लेने पे और खर्च करने पे, कैश डोनेशन लेने और कैश खर्च करने पे कंप्लीट बैन क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर सारे डिपार्टमेंट आरटीआई के दायरे में है, पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं होना चाहिए? अल्टीमेटली इस देश को चलाता कौन है? कोई व्यक्ति नहीं चलाता, इस देश को चलाता है पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। राष्ट्रपति कौन बनेगा ये कौन तय करता है? पॉलिटिकल पार्टी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये कौन तय करता है? पॉलिटिकल पार्टी। सांसद विधायक कौन बनेगा, टिकट कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टी। राज्यपाल कौन बनेगा ये कौन तय करता है? पॉलिटिकल पार्टी। देश कैसे चलेगा, कौन कौन सी योजनाएं चलेंगी, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन तय करता है? पॉलिटिकल पार्टी। तो जब पूरे की पूरी गवर्नेंस पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, वो एक मैनिफेस्टो बनाती है, और मैनिफेस्टो जैसे ही सरकार बनती है, सारे जितने चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग उसी मैनिफेस्टो को लागू करने में लग जाते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं। तो फिर एक मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आनी चाहिए? हमने ये जो कानून है इसमें मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही नहीं है। क्यों नहीं एक मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कंपलसरी हो कि उसमें वो बताएं एजुकेशन रिफॉर्म के लिए क्या करेंगी, हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए क्या करेंगी, पुलिस रिफॉर्म के लिए क्या करेंगी, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए क्या करेंगी, टैक्स रिफॉर्म के लिए क्या करेंगी, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या करेंगी, ट्रांसपेरेंसी और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगी। ये होना चाहिए, उसमें कॉलम होना चाहिए। अलग अलग कॉलम होगा तो पॉलिटिकल पार्टियां लिखेंगी। कोई स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो का फॉर्मेट नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टियां सब अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बना देती हैं, और बस उसमें क्या क्या वो मुफ्त देने वाली हैं बस वही बातें कर देती हैं, बाकी रिफॉर्म का कोई मुद्दा ही नहीं होता। अगर हमारे देश पे कर्जा है तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि मैनिफेस्टो बनाते समय ये लिखे उस पर कि भाई अभी मान लीजिए चुनाव हो रहा है दिल्ली में, तो दिल्ली पे ऊपर कुल कितना कर्जा है, जो वो वादा कर रही है उससे कितना और कर्जा बढ़ेगा, और जो कर्जा बढ़ेगा उसकी भरपाई कैसे होगी। ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए। अगर वो मैनिफेस्टो बना रही हैं तो उसमें आना चाहिए भाई वो क्या क्या करने वाली हैं जिससे कर्जा कम हो। मैंने जब फ्रीबीज को चैलेंज किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। 150 करोड़ की जनसंख्या है, 225 लाख करोड़ का कर्जा है, यानी हर भारतीय छोटा सा बच्चा जो पेट से बाहर निकल रहा है वो भी 1.5 लाख के कर्जे में है। यह स्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं? ये तब बदलेगी जब पढ़े लिखे समझदार लोग, अच्छे नेता, अच्छे अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इस पे चिंतन करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ये यूट्यूबर जो सुबह से लेकर शाम तक कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं, ऐसे वो इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा करेंगे। ये बड़े दुख की बात है, दुनिया भर के यूट्यूबर हैं लेकिन, और खूब इंटरव्यू भी करते हैं, खूब पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन न इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते हैं, न पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, न जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं, न टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं, न एजुकेशन रिफॉर्म, कोई रिफॉर्म की बात ही नहीं करते। हाँ, जिसका पॉडकास्ट करें उसकी जय जयकार करते रहते हैं बस। तो जो काम पत्रकार कर रहे थे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वही काम यूट्यूबर भी करने लग गए। कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, एक ढंग का सवाल पूछने में उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यही हाल आप देख लीजिए, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, कभी एक भी प्रेस जो पत्रकार है सामने जो बैठे हुए हैं जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी पूछता ही नहीं है कि इलेक्शन रिफॉर्म पे क्या होगा, भाई पुलिस रिफॉर्म कब होगा, जुडिशियल रिफॉर्म कब होगा, पुराने कानून कब बदलेंगे, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। वन नेशन वन वोटर लिस्ट क्यों नहीं होनी चाहिए? टोटलाइजर का यूज क्यों नहीं होना चाहिए? एसेट लायबिलिटी क्यों नहीं डिक्लेयर होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात ये, बीएसएफ के लोग, सीआईएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग 10-10 साल नौकरी करते हैं तो भी उनको पेंशन नहीं, और कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए सांसद विधायक बन जाए तो आजीवन पेंशन। बाकी सरकारी गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं वो 15 साल 20 साल नौकरी करें तब भी पेंशन नहीं, और सांसद विधायक केवल 20 दिन के लिए बन जाए तो भी पेंशन। और कुछ राज्यों में तो यह भी सिस्टम है कि जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी पेंशन।
जितनी मतलब 4 बार विधायक हो गए तो उनको हर महीने 4 पेंशन मिलती है। ये तमाशा नहीं है क्या? ये टैक्स के जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है क्या? ये बर्बादी हो रही है और इसलिए हो रही है कि भारत का टैक्स पेयर शांत बैठा हुआ है। आम जनता को पॉलिटिकल पार्टियों ने अफीम खिला दिया है। किसी को गांधीवाद के अफीम खा के कोई बैठा हुआ है, कोई अंबेडकरवाद के अफीम खा के बैठा हुआ है, कोई जो है समाजवाद की, वामपंथ की, दुनिया भर के ऐसी बतौलेबाजी में फंसा रखा है। ढंग की मतलब आपका कहते हैं बुद्धि विवेक को उन्होंने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। आप बोल ही नहीं पा रहे। जब बोल नहीं पा रहे तो नियम कानून बदल नहीं पा रहे। इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और लिखना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, सवाल पूछना शुरू करिए। खासतौर पे पत्रकारों से पहले कम से कम पत्रकारों की ड्यूटी है कि इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इतने बातें करते हैं, कम से कम एक दिन ढंग पूछ तो लें भैया इलेक्शन रिफॉर्म कब होगा, ये 1950 वाला कानून कब बदलेगा। ये ड्यूटी सबकी है। दुर्भाग्यवश न संसद में कोई सांसद इस पर सवाल उठा रहा है, न विधानसभा में कोई विधायक उठा रहा है, न न्यायपालिका में इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो रही है, न खबर पालिका इस मुद्दे को उठा रही है, न जनता में जो वास्तव में समझदार लोग हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, वो भी गंभीरता के साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, गुंडा, माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया, उनका कारोबार चल रहा है। हाँ, ब्रांडिंग अलग तरीके से कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आ रही है और उसका मूल कारण है कानून घटिया है।